हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम चौधरी है और मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो अभी हम लोग काफ़ी समय से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जो भी जेई और नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए सोचा हुआ कि हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करेंगे बच्चों के लिए। तो जो भी लेक्चर्स होंगे वो भी हम लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी होगा हमारे पास। तो हम लोग जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए सब पढ़ाएंगे। जो भी जेईई और नीट का एग्ज़ाम आने वाला हमारे पास, उसकी सारी वीडियोस अपलोड करेंगे, सिलेबस पूरा जो भी जेईई और नीट का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। तो सारा कुछ करवाएंगे, थ्योरी से लेके क्वेश्चंस की वीडियोस के लेके सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी आप लोग देखिएगा सारे लेक्चर्स को, अपना रिवीजन करिएगा जेईई के लिए और नीट के लिए। अभी सबके बोर्ड्स, 12th वालों के बोर्ड्स की तैयारी भी चल रही होगी। तो उस पर्सपेक्टिव से अभी हम लोग ने जो मैं पहला लेक्चर अपलोड करूंगा वो होगा ग्रेविटेशन, और मेरे जो साथ के कलीग होंगे वो आपको पहला चैप्टर फ्लूइड्स का देंगे। सीरियल वाइज वीडियोस आती रहेंगी ग्रेविटेशन की, फ्लूइड की, और भी चैप्टर्स की आएंगी बाकी वीडियोस हमारे पास। जो भी बेस्ट टाइम पीरियड होगा हमारे पास उस हिसाब से आती रहेंगी। तो अभी जो हम फर्स्ट लेक्चर आज का देखेंगे वो होगा ग्रेविटेशन। वीडियोस पार्ट्स में आएंगी, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। तो देखिए, आज का जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन तुम्हारे पास। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? सबसे पहले बोला कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बोला कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लिए, मान ली मैंने एक ऑब्जेक्ट ए लिया और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी ले लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। बोला बोला ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपस में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करते हैं हमारे पास। कैसे इंटरेक्शन करते हैं हमारे पास? बोला जो द फेनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। वो सारा का सारा ग्रेविटेशन में आती चीजें। तो ऑब्जेक्ट्स बोले तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनके पास मास हो, हमारे पास इसका मास m1 बोल दिया, जैसे मैंने इसका मास m2 बोल दिया। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स बोल लिया या फिर कोई भी दो मास बॉडीज है हमारे पास, इनमें जो आपस में इंटरेक्शन होती है हमारे पास, मासेस की वजह से जो इंटरेक्शन होगी उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। जो दो मासेस के बीच में इंटरेक्शन होगी उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। मासेस के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे कि मास क्या चीज होती है हमारे पास। मास क्या चीज है हमारे पास? तो मास कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है हमारे पास किसी सब्सटेंस में। अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी सब्सटेंस में, अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी सिस्टम बोल देते हैं, या ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, यानी सिस्टम बोल दिया हम लोगों ने। किसी सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास बोलते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन हमारे पास। अभी तुम आगे पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो हमारे पास मास की एक और डेफिनेशन होती है एनर्जी की टर्म्स में। जो जैसे सबने सुना होगा E = mc² होता है, तो एनर्जी की फॉर्म में डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो आगे चल के पढ़ लेंगे हम लोग। तो अभी ये ग्रेविटेशन होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन होता है ड्यू टू इन मासेस के बीच वजह से हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं हमारे पास। तो ये ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में हमने सबसे पहले जो पढ़ना है, जो सबसे पहला और मेन टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है जी न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन? बोला मान लिया तुम लोगों ने कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। कैसे ऑब्जेक्ट्स? पॉइंट मासेस बनाए। मैंने सबसे पहले पॉइंट मासेस बना लिए। ये दो पॉइंट मासेस लिए, m1 एंड m2, दो पॉइंट मासेस ले लिए हम लोग। बोले दो पॉइंट मासेस हैं, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया मैंने, r डिस्टेंस पे ऊपर, ये कुछ r डिस्टेंस के ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है जी। बोला तो ये क्या करेंगे, हम लोगों ने बोला कि ग्रेविटेशन क्या है कि इंटरेक्शन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में। तो इंटरेक्शन कैसी होती है? बोले कोई भी दो बॉडीज पड़ी हुई ना आसपास में, तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है? एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। ये वाला मास इस वाले मास को अपनी साइड को खींच रहा होगा किसी फोर्स F के साथ। ये वाला मास इस वाले मास को अपनी साइड को खींच रहा होगा F फोर्स के साथ। अच्छा, क्या ये F लिखा, ये वाला F लिखा, तो सेम फोर्स लगाते हैं? हाँ जी। ये वाला मास और ये वाला मास एक दूसरे के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। कितनी? F फोर्स लगा लिया, F फोर्स बोल दिया हम लोगों ने। ये दोनों मास क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिया, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। कितनी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स? न्यूटन भाई साहब ने बोला F जो होता है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर, m1 × m2 कर दिया, एंड F जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो इनका डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर हो गया हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है। अच्छा ठीक है, इनको कंबाइन कर दिया तो न्यूटन ने बोला F = होगा हमारे पास g, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखते हैं सबसे पहले F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1
m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो f इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग g m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सब बेसिक सी चीजें हमारे पास सबने स्कूल में पढ़ी होंगी हमारे पास। f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या क्या आएगी हमारे पास, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। ये जो आई हमारे पास ये आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गई हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक मास बॉडी दूसरी मास बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी। किस फोर्स के साथ, इस फोर्स के साथ। किसके बराबर है, जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर। जहां पे एफ तो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल, जी क्या होता है हमारे पास, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 के हमारे पास मासेस हो गए, m1 m2 मासेस हो गए, r इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। जनरल सी बात आ गई हमारे पास ये। अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमारे पास, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था हमारे पास सिर्फ या तो पॉइंट मासेस के लिए होगा या तो फिर स्फेरिकल बॉडीज के लिए होगा, या तो फिर पॉइंट मासेस के लिए या तो फिर स्फेरिकल बॉडीज के लिए होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ अजीब सी शेप का ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए ऐसे शेप का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने ऐसे करके और इसको ऐसे रहने दिया ये वाला। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये वाला मास, ये ऐसे करके बनाया लाइन, ये वाला मास और ये वाला मास आपस में इस फोर्स के साथ, ये जो एफ फोर्स लिखी, ये एफ फोर्स ये इसके बराबर आ जाएगी। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर, ये नहीं बोल सकते हम लोग, दिस इज रॉन्ग। सिर्फ ग्रेविटेशन लॉ, जो न्यूटन लॉ है हमारे पास, पॉइंट मासेस के लिए या फिर स्फेरिकल बॉडीज के लिए वैलिड होगा। हम किसी अजीब सी शेप के लिए नहीं बोल देंगे कि जी एफ इज इक्वल टू, एफ इज नॉट, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वो नहीं आएगा बराबर। ये पक्की बात है कि ये मास और ये मास आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नहीं आएगी, ये फोर्स इसके बराबर नहीं आएगी। वो हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह से निकालते हैं अगर सिमेट्रिक बॉडीज है तो। इनके लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे पास, ये निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता काम। तो हमारे पास सबसे पहले न्यूटन लॉ जो आया सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है हमारे पास, लिख देते हैं यहाँ पे, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस बोल लो, पॉइंट मासेस के लिए, एंड स्फेरिकल बॉडीज भी हो सकते हैं, एंड स्फेरिकल बॉडीज के लिए भी हो सकते हैं हमारे पास। तो जी सबसे पहले कितना आ गया न्यूटन लॉ हमारे पास, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर। कोई भी दो मासेस होंगे पॉइंट मासेस, एक दूसरे को किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर। ये G ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मासेस आ गए, डिस्टेंस भी आ गया, और ये F फोर्स आ गई हमारे पास। इनकी और डिस्कस करते हैं F के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। ये सबने नोट कर लेना कॉपीज में अपने साथ, साफ साफ नोट्स बनाना, पॉज करके नोट कर लिए करो। अब देखिए लिख लिया हमने सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स का, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर का स्क्वायर। इतनी ग्रेविटेशन फोर्स एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रहा है। क्या क्या बात की, बोलो जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी हमारे पास हमने लिखा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास जी के, हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कई लोग सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं हमारे पास कि ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ के लिए लगे हमारे पास, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, हर जगह हर चीजों के लिए लग रहेगा। जो भी दो ऑब्जेक्ट है या फिर मास बॉडीज है हमारे पास, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है हमारे पास, तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट यही लगे हमारे पास जी। कोई भी मान लीजिए कि जैसे एक बॉडी यहाँ पे खड़ी है, दूसरी बॉडी यहाँ पे खड़ी है, तो आपस में ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं हमारे पास, पर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है तो आपस में खींच ही लेंगे एक दूसरे को। वो सारे रीजन बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं होता ऐसा, कि आप फोर्स लगा रहे हैं तो एक दूसरे के पास ही क्यों नहीं चले आ रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। भी ये आगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट चेक कर लेते हैं। जी के यूनिट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, फोर्स के आगे तुम्हारे पास न्यूटन, इसको तुम ऊपर ले गए, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये केजी का स्क्वायर नीचे आए केजी का स्क्वायर, ये यूनिट्स आ गए तुम्हारे पास। तो यूनिट लिखना जरूरी है हमारे पास। डायमेंशन फार्मूला लिख लो साथ में, डायमेंशन फार्मूला कितना आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर का तुम लोग लिख लोगे, एल का क्यूब आ गया तुम्हारे पास, के जी का ऊपर जाएगा एम इनवर्स आ गया, एम इनवर्स एल का क्यूब टी माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। एम इनवर्स एल का क्यूब टी माइनस ऑफ 2 आ गया तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल का डायमेंशन फार्मूला।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका। ये मैग्नीट्यूड वाइज में वैल्यू लिख ली हम लोगों ने, ये मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू लिख ली कि मैग्नीट्यूड में होगी तो इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितनी वैल्यू आएगी ये। अब वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। वेक्टर फॉर्म इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, और वेक्टर फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट हमारे पास, कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा हमारे पास। अब मिटा देते हैं इसको सबसे पहले, इसको नोट कर लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब ध्यान से देखिएगा वेक्टर फॉर्म को। हम लोगों ने बोलिए पॉइंट मासेस ले लिए, एक पॉइंट मास ये ले लिया m1 मैंने, और एक पॉइंट मास m2 मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस r मान लेना हम लोगों ने, इनके बीच में डिस्टेंस r वेक्टर बना लिया या r डिस्टेंस मान लिया। अब मैं बोल रहा हूँ ये मास m1 है, ये m2 है, ये इसके ऊपर, ये वाला मास इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ को लगाएगा, इस साइड को लगाया, F फोर्स लगा दी। अब मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख दिया, F12 लिख दिया। अब वेक्टर में तो ऊपर इसके वेक्टर लगा देते हैं ऐसे करके, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख दिया। अब इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या लिख दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख दिया, ठीक है जी। बोलना अगर अब इधर ध्यान से होता कि बच्चों को ये नहीं पता लगता कि आर वेक्टर किस साइड को लेना है, आर डायरेक्शन किस साइड को हमारे पास, प्लस कैसे आ रहा है, नेगेटिव कैसे आ रहा है हमारे पास। तो मान लो अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, मैंने इधर से लिख दिया, इधर से ये वाले से आर वेक्टर बनाया इस साइड को, ये इस तरह से, तो मैंने इसको लिख दिया आर वेक्टर बना रहे हैं तो ये लिख देंगे R12। किस साइड से बनाया, इस वाले से बनाया R12 इस साइड को, इस वाले से बनाया तो मैंने इस साइड को लिख दूंगा R21 वेक्टर लिख दिया। ये पोजीशन वेक्टर बोल लो या फिर इनके बीच का डिस्टेंस वेक्टर, तो R21 और R12 लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग सबसे पहले फोर्स को देखते हैं, देखना F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखा मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिखना हमारे को, ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं F इज इक्वल टू G मास इज m1 m2 डिवाइडेड बाय, पहले तो जनरल में r का स्क्वायर था नीचे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे r का स्क्वायर लिखा मैंने, ये r का स्क्वायर। हमारे को पता है हम जब कैप वेक्टर लिखते हैं तो कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये सिंपल r तो नहीं आएंगे, अब R12 R21 लिख रहा है। मैं सबसे पहले दिख रहा हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 दिख रहा हूँ, मैं 2 से 1 वाली साइड को देख रहा हूँ, मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 2 से 1 वाली साइड को देख रहा हूँ, 2 से 1 वाली, तो फोर्स तो इतनी लग रही है, पर 2 से 1 वाली साइड को वेक्टर कौन सा है, ये वाला वेक्टर r वेक्टर, इस साइड को कौन सा वेक्टर आ रहा है, ये वाला R21 वाला वेक्टर आ रहा है। तो ठीक है, मैं कौन सा लिख दूंगा यहाँ पे कैप में, R21 लिख दिया मैंने, बस सिंपल R21 लिख दिया। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड को आ रही है, R21 वेक्टर इस साइड को आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इस साइड को आ रही है, R21 इधर को आ रहा है, तो साथ में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो किसके लिए, किड्स की वजह से आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से, एक यहाँ को आ रहा है वेक्टर, एक यहाँ को आ रहा है वेक्टर, तो R21 लिख दिया हम लोगों ने इसको ऐसे करके। यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसको भी लिखना होगा तो वेक्टर में लिख सकते हैं डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे तो हमेशा मैग्नीट्यूड ही आएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस ऑफ G m1 m2 r वेक्टर लिख दिए, कैप को सबको पता होगा r वेक्टर किसके, r कैप किसके बराबर, r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास, तो r वेक्टर लिखा अपॉन r का मैंने क्यूब कर दिया, मैग्नीट्यूड में लिख देते हैं इसको, नीचे मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, r का मैग्नीट्यूड लिख दिया, मैग्नीट्यूड क्यूब लिख दिया हम लोग। तो हमारे पास इधर लिख देते हैं R21 आया, ये R21 वेक्टर लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं हम लोग R21 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है हमारे पास, इस तरह से क्या लिखी जाती है वेक्टर फॉर्म। ये 1D में आई अभी नॉर्मल, अभी ये तो इसमें आई 1 डायमेंशन में आई, इसको 2D में भी देखेंगे हम लोग, 2 डायमेंशन मोशन में कैसे, 2 डायमेंशन में कैसे आएगी हमारे पास, x और y प्लेन में कैसे आएगी। अच्छा ये F12 लिख लिया हम लोगों ने, अगर मेरे को F21 लिखनी है यहाँ पे, सिमिलरली लिख देता हूँ, 2D में बताता हूँ फिर दोबारा एक बार, सिमिलरली लिया हम लोगों ने, F21 कितनी आ जाएगी मेरे पास, लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस ऑफ G m1 m2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R12 कैप डिवाइडेड बाय, वेक्टर में लिख देते हैं डायरेक्ट, अब सेम वैसा ही होगा, माइनस तो आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये R12 आ गया, डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दिया हम लोगों ने। अब देख लो इस वाले में भी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखी, ये लिखी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखा, तो हम यहां से देख रहे हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहां से देख रहे हैं, तो R वेक्टर इधर से निकाला हम लोगों ने, R वेक्टर यहां से निकला तो इस साइड को जाएगा, ये वाला R1 आ गया, फोर्स इस डायरेक्शन को, R12 इधर को है तो नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास, तो ये नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास। अब देखो R12 इस वाली साइड को, R21 इस वाली साइड को है, R12 इधर को है, R21 यहाँ को है,
तो अगर मैं R12 को लिखना हो, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो तुम, तो यहां पे R212 की जगह क्या कर दोगे, माइनस ऑफ R21 कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F21 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, F21 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ G M1 M2, R12 की जगह माइनस ऑफ लिखा दिया R21, कितना लिख दिया, ये लिख दिया। नीचे तो मैग्नीट्यूड तो फर्क तो पड़ेगा नहीं उसमें, तो R12 ही रहने देता हूं का होल का क्यूब, या तो फिर R21 लिख देते हैं अभी के लिए, मैग्नीट्यूड में लिख दिया, ये आ गया मैग्नीट्यूड में क्यूब लगा दिया इसका, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया G M1 M2 इंटू R21 वेक्टर अपॉन R21 का होल का क्यूब, तो F21 ऐसे लिख सकते हैं। तो F21 देखो वाला, F21 ये आ गया इसकी तरह वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ F12। तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है, तो हमारे को दिखाई भी दे रहा था, ये इतनी बड़ी डेरिवेशन करने की जरूरत थी, हमारे को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा था कि F12 यहाँ को F21 यहाँ पे है, तो हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, हम लोगों को वेक्टर पता है कि एक वेक्टर यहाँ को है, दूसरा वेक्टर यहाँ को जा रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव है, एक वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को, एक वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को हमारे पास, तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चीजें बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चीजें बराबर होंगी, F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F12 का मैग्नीट्यूड, वेक्टर वाइज अलग अलग कर दी, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 आ गया हमारे पास, ये वेक्टर फॉर्म में 1D में आई, 1 डायमेंशन में आ गई हमारे पास, 1D फॉर्म में आ गई हमारे पास। अब हम देखेंगे 2D फॉर्म में, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म पूछते हैं हमारे पास क्वेश्चन में, नीट में पूछ लेते हैं, जेई में पूछ लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास, करते हैं इसका 2D फॉर्म भी करनी जरूरी है हमारे पास, उसको कर लेते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 2D में वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, 2D में वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गया, एक मास मैंने यहाँ मान लिया M1, पॉइंट मासेस मानेंगे सेम वैसे, M1 मास ये मान लिया, छोटा छोटा बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये मास M2 मान लिया, पॉइंट मासेस आ गया हमारे पास, ठीक है। ओरिजिन से, ओरिजिन ये रहा हमारे पास, ओरिजिन से इस मास का डिस्टेंस मान लिया, पोजीशन वेक्टर आ गया हमारे पास, ये पोजीशन वेक्टर मान लिया R1 मान लिया मैंने, R1 वेक्टर मान लिया, इस वाले को मैंने R2 पोजीशन वेक्टर मान लिया R2 पोजीशन वेक्टर हमारे पास, एक R1 मान लिया, एक R2 मान लिया, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस लिख दिया मैंने, ये इनके बीच का डिस्टेंस बना दिया। अब वेक्टर थोड़ा बहुत आता होगा सबको, तो R1 ही है, R2 ही है हमारे पास, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हमारे को पता है, दिस वेक्टर, अगर मैं इस साइड को डायरेक्शन बना रहा हूँ इसकी, ये वाली डायरेक्शन बना रहा हूँ, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इसके बराबर आना चाहिए, तो हमारे को पता है ये वैल्यू कितनी आती है, कि किसी को नहीं पता तो आर वेक्टर याद रखना, अगर इस साइड को वेक्टर बना रहे हैं हम लोग, इस साइड को, तो दिस प्लस दिस इसके बराबर आता है, तो आर वेक्टर किसके बराबर आता है, R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, कितना आ जाता है हमारे पास, R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 आता है। अगर उल्टा कर रहे होते कि इस साइड को R वेक्टर बनाता, अगर मैं इस साइड को R वेक्टर बनाता, तो मेरे पास आ जाता R वेक्टर इक्वल R1 माइनस R2 आ जाता, बस नेगेटिव उल्टा हो जाता हमारे पास। तो याद कैसे रख सकते हैं हम लोग, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है, इस वाले वेक्टर के बराबर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है हमारे पास जनरल, ठीक है। किसी एक पे फोर्स लगाएंगे हमारे पास, किसी एक पे फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, आर वेक्टर को बनाया, इस वाले मास की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ को आएगी, ये आ गई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख दिया मैंने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख दिया। आर वेक्टर देख लो, आर वेक्टर किस साइड को आ रहा है हमारे पास, इस वाली साइड को आ रहा है, आर वेक्टर ये जा रहा है, ये आर वेक्टर बनाया अभी, ये आर वेक्टर आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, कितनी आ गई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ध्यान से लिखना। अब ये आ गया F इज इक्वल टू माइनस ऑफ G M1 M2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, आर का स्क्वायर लिख देते हैं, अभी आर का स्क्वायर लिखा और आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है जी, बोला आर कैप लिखा, इसका कैप लिख दिया और आर स्क्वायर इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दिया। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, वेक्टर में लिख रहे हैं हम लोग माइनस ऑफ G M1 M2, कैप को लिख दिया आर वेक्टर और नीचे आ जाएगा आर के वेक्टर का क्यूब, ये लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, उसका क्यूब लिख दिया, आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दिया, इधर मैग्नीट्यूड लगाना तो ठीक है, इधर लगाना होगा तो कोई चक्कर नहीं हमारे पास, ये आ गया आर का क्यूब। आर वेक्टर की वैल्यू देखना कैसे पुट करेंगे हम लोग, आर वेक्टर की वैल्यू चेक करते हैं हमारे पास, ये आ गया F इज इक्वल टू F21 लिख रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू माइनस ऑफ G M1 M2 आर वेक्टर दैट इज R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर लिख लिया, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब लिख लिया, आर का क्यूब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, R2
माइनस ऑफ R1 वेक्टर लगा दिया। इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करना होता है वैसे मेरे को, ये मैग्नीट्यूड लगा देते हैं का हमारे पास क्यू आ, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब सिमिलरली लिख देते हैं, पीछे हम लोगों ने कर लिया। सिमिलरली मैंने लिख लिया, सिमिलरली F12 लिखना होता है मेरे को, तो F12 कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ G M1 M2। अब देखो यहाँ पे भी R वेक्टर लिखता हूँ, पहले R कैप लिख देता हूँ अपॉन R का क्यूब। अब इसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास, अब इसमें R वेक्टर चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चेंज, यहाँ पे इसके थ्रू देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं इस वाले वेक्टर, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन को आएगी, F12 आ जाएगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। R वेक्टर इसके थ्रू देखेंगे तो यहाँ को देखेंगे R वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर आ जाएगी। इधर को वेक्टर देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, R1 माइनस ऑफ R2। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और करके लिख देते हैं, माइनस ऑफ, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर लिख सकते हैं हमारे पास, ऐसे करके कर सकते हैं। तो वहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से सेम रिजल्ट आएगा हमारे पास, और माइनस ऑफ G M1 M2, यहाँ पे लिख दिया R वेक्टर अपॉन R का क्यूब आ जाएगा। वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं सीधी, यहाँ पे आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर अपॉन R का क्यूब, दैट इज R1 माइनस ऑफ R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब लिख दिया हम लोगों ने। पिछले वाली की तरह सिमिलर यहाँ पे भी लिख देते हैं डायरेक्ट कि F12 कितना आ जाएगा लास्ट में हमारे पास, माइनस ऑफ F21 आएगा हमारे पास। ये याद रखना हमारे को फिर कि हमेशा ऑपोजिट आएंगे, हमारे पास दिखाई दे रहा है F12 यहाँ को, F21 यहाँ वाली साइड को, तो इस तरह से आता है हमारे पास। यहीं पे पिछली वाली की तरह करेंगे, वैल्यू पुट वैसे ही करनी है हमारे पास। बस 2D में क्या दिखाना था कि R1 माइनस R2 कैसे करते हैं या R2 माइनस R1 कैसे लिखते हैं। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना सबने कि R वेक्टर यहाँ को आ रहा है तो फोर्स कैसे ली हुई हम लोगों ने, किस साइड से देख रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देख रहे हैं या फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 देख रहे हैं हम लोग, किस साइड को देख रहे हैं, और R वेक्टर कैसे बनाना है, फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ से भी जेई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीट में पूछ लेते हैं, जेई में ज्यादा पूछ लेते हैं हमारे पास वेक्टर वगैरह से क्वेश्चन। तो ये वेक्टर हो गया हमारे पास न्यूटन के। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, हम लोगों ने डायरेक्शन का पढ़ लिया, हम लोगों ने ये बता दिया कि F12 F21 कैसे रिलेट होते हैं, इस तरह से आते हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा, बोलना F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21, ये दोनों मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर ही आया करेंगे हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए वेक्टर सम करने के बाद, अब हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मान लीजिए हमारे पास कुछ 2 से 3 मासेस या 3 से 4 जितने भी हमारे पास मासेस हैं, कुछ मासेस हमारे पास ऐसे करके सिस्टम में रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं हमारे पास मासेस, ये मैंने मान लिया यहाँ से 3 से 4 मासेस आपस में रखे हुए हैं, सिस्टम में पड़े हुए हैं हमारे पास। हमें इसमें किसी एक मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी, क्या निकाल के बतानी इनको, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। ठीक है, बोला प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या बोलता है। अब एक जगह हमने बड़ी जगह मल्टीपल जगह पढ़ रखा प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। मान लीजिए एक मास ये M1 M2 M3 और M4 है हमारे पास, ये मैंने जोड़ दिया ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे करके M1, ये M2 आ गया, ये ऐसे करके, और ये सारे जोड़ दिए। मैं M3 के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, नेट फोर्स ऑन M3 के ऊपर नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये M1 M2 इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बनाए, ये वाले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बनाए हुए हैं एक दूसरे के एकदम सेंटर डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है। अभी M1 और M3 के बीच में मैंने मान लो R1 बना लिया डिस्टेंस, M1 M2 के बीच में R2 बना लिया, इधर मैंने R3 बना लिया और इधर मैंने R4 डिस्टेंस बना लिया, R3 एंड R4 डिस्टेंस बना लिया हम लोगों ने। अभी नेट फोर्स निकालनी M3 के ऊपर, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी M3 के ऊपर। तो क्या करते हैं हम लोगों ने क्या करना है, जो भी M3 के ऊपर फोर्सेज आ रही होंगी, उन सबका वेक्टर सम कर देना, उन सबका क्या कर देना, वेक्टर सम कर देना। अब देखो इस मास और इस मास के बीच में ये वाला मास इस वाले मास को इधर वाली साइड को खींचेगा, ये आगे ऐसे करके F1 नाम देते हैं, जैसे R1 था वैसे F1 नाम दे दिए। ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स दे दी, F2 नाम दे दिया। अच्छा यहाँ पे एक और फोर्स होगी, अब ये वाला मास भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैंने ये डिस्टेंस बनाया पहले इनके बीच का सेंटर का। अब ये वाला मास इस वाले मास को इस साइड को अट्रैक्ट करेगा, F3 नाम दे दिया मैंने इसको।
F3 नाम दे दिया। तो नेट फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, नेट फोर्स लिखूंगा मैंने वेक्टर सम करने इनका, F1 वेक्टर प्लस ऑफ F2 वेक्टर प्लस ऑफ F3 वेक्टर। अभी 3 है तो 3 कर दिए, अप टू सोन करना तो सोन करते हैं, जितने पार्टिकल्स होंगे उनका सबका वेक्टर सम करना। ध्यान देंगे क्या कर रहा है हम लोगों ने, वेक्टर सम करेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट फोर्सेस जोड़ दिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे करेंगे हम लोग, वेक्टर सम करके दिखाएंगे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर कि मान लीजिए 3 तरह के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास ऐसे करके, इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर 3 पॉइंट मासेस रख दिए हम लोगों ने। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर 3 पॉइंट मासेस रख दिए। इस वाले का मास भी m ले लिया मैंने, सबके मासेस सेम ही सपोज कर लिए, इन सबके मासेस सेम सपोज कर लिए, m और m है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी, ये साइड a, ये वाली साइड भी a और ये वाली साइड भी a ले लिया हम लोगों ने। क्या ले लिया, 3 साइड्स हैं हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इसके वर्टिसेस पे m मास रखा हुआ है हमारे पास। मैंने पूछा किसी एक मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशन फोर्स निकाल के बता दो। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास, ऑन एनी मास, किसी भी एक मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के बता दो। चलो ठीक है, करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। अब देखिए, मान लो इस मास की वजह से इसके ऊपर, अब क्या होगा, इस मास की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ को आ जाएगी, डायरेक्ट इस साइड को बना दी हम लोगों ने, ये अट्रैक्ट कर रहा है हमारे पास, तो इस साइड को बना दी, ये बना दी F। मैंने अभी F लिख दिया हमने जनरल, ठीक है जी। इस मास की वजह से, इस वाली मास की वजह से ये अपनी साइड को अट्रैक्ट करेगा इसको, ये F4 से अट्रैक्ट करता है इस वाली साइड को, F4 से अट्रैक्ट कर रहा है। और तो कोई नहीं आएगा हमारे पास, 2 ही फोर्सेज आएंगे, एक इस मास की वजह से आ गई, एक इस मास की वजह से आ गई। अच्छा, मैंने दोनों को F4 रख दिया, ये वाली फोर्स भी F लिखी, ये वाली फोर्स भी लिखी। तो हम लोगों ने पढ़ रखा पहले कि F फोर्स किसके बराबर होती है हमारे पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होती है। F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर होती है। अब देखो यहाँ पे मासेस दोनों के सेम, मासेस सेम, m और m स्क्वायर आ जाएगा। तो F की वैल्यू अगर लिखनी होगी मेरे को, सबसे पहले मैं अगर F की वैल्यू लिखूं, F इज इक्वल टू G m1 m2 सेम है तो m का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज a का स्क्वायर आ गया। तो मैं डायरेक्ट F लिख दिया अभी के लिए ये वाली। इन दोनों मासेस में देखो, इस मास और इस मास में देखेंगे, अगर इस और इस मास में देखेंगे, तो मैं अगर फोर्स लिखूं तो कितनी आएगी, G इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सेम ही नहीं आ गई, तो मैं इसको भी क्या लिख दिया, F लिख दिया, सेम फोर्स। तो मैंने F नाम दे दिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो गया। इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो सबको पता होना चाहिए वेक्टर सम कैसे निकालते हैं। अगर किसी को नहीं पता तब भी बता देते हैं कि अगर देखो मान लो 2 फोर्सेज हमारे पास, 2 फोर्सेज, उनका वेक्टर सम निकालना है, F नेट लिखा मैंने, उन सबका वेक्टर सम कैसे आता है, रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, थीटा किस किस के, F1 और F2 के बीच का एंगल, थीटा कौन सा एंगल, F1 F2 के बीच का एंगल, जो cos 60 आ जाएगा। तो F नेट देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, F नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 F ही है, F का स्क्वायर, F2 भी हमारे पास F ही है, इज इक्वल टू 2 इंटू F इंटू F कर देंगे, F स्क्वायर आ जाएगा इंटू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे F1 F2 सेम थे, तो F1 F2 लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, F और F लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया F स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए F स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 2F का स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ 2F स्क्वायर कॉज ऑफ, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू कितनी हमारे पास, कॉज ऑफ 60 डिग्री है। कॉस 60 आप लोगों के पास आ जाएगा 1/2, ये आ गया कॉस 60 1/2 आ गया। 2 से 2 काट दिया, ये आ गया तुम्हारे पास √3, ये 2 + 2 √3 F स्क्वायर हो गया। तो कितना बन गया हमारे पास, √3 टाइम्स ऑफ F आ गया हमारे पास। देख लिया, 2 से 2 कट गया, 2 + 1 3 आ गया, √3F स्क्वायर इज इक्वल √3F, ये F नेट आ गई। तो F नेट कितनी आ गई, √3F आ गया। F नेट फोर्स कितनी आई इसके ऊपर, F नेट कितनी आई, √3 इंटू F। ये अगर याद ही हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर 2 फोर्सेज हैं, एक फोर्स F लग रही है, एक फोर्स F लग रही है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, अगर 2 फोर्सेज इक्वल हैं, उनके बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, तो याद रख लेना √3F आता रिजल्ट। अब नीट का पेपर देने जाएंगे तो ऑब्वियस है कि इतनी कैलकुलेशन से बचना, तो याद करनी पड़ेंगी चीजें हमारे को। तो याद कर लेंगे, अगर 2 फोर्सेज इक्वल होती हैं और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, तो कितना आता है हमारे पास, √F आता है हमारे पास। जैसे हमारे पास ये भी होता है कि अगर F फोर्स ऐसे करके लग रही है, ये F फोर्स है,
तो हमारे पास पता हमारे को कितना आता है, यहाँ पे आता है हमारे पास √2f आ जाता है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट याद रखने वेक्टर में, ऐसे ऐसे रिजल्ट याद रखने होते वेक्टर में। तो एफ नेट कितना आ गया, √3 × f, ये रिजल्ट हो गया हमारे पास। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास कितनी आ रही है हमारे पास, √3 टाइम्स ऑफ f आ जा रहा है, √3 टाइम्स ऑफ f आ रहा है। f की वैल्यू पुट करनी तो कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, √3 × gm² डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। तो ये सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, पर पूछ लेते कई बार नीट में ऐसे ऐसे आसान सा छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हमारे पास। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा लगाई, हम लोग इतना कभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे याद कि एफ है, अगर हमारे पास नेट निकालना है तो बोलना वेक्टर सम करना है, दोनों फोर्सेस सेम एंगल 60 डिग्री, बोलना √3f होता है जी आंसर, डायरेक्ट करेंगे √3f आंसर आता है हमारे पास। तो ऐसे करके सॉल्व किया करेंगे। और देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लेना सारे, पॉज करके नोट कर लीजिए करें, या तो खुद से ट्राई किए करें क्वेश्चन को पहले। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सुपरपोजिशन के देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, एक अपने एंड से कर लीजिएगा। एक मान लीजिए स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेस रख दिए हम लोगों ने, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेस, इसका मास भी हम सेम ही ले ले रहे हैं, m और m, साइड सबकी सेम, मैंने a मान लिया, एक स्क्वायर माना हुआ है, एक स्क्वायर माना, स्क्वायर के कोनों पे हम लोगों ने मास m रखे हुए हैं, किसी एक मास के ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल देना, नेट फोर्स ऑन एनी मास, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी मास स्मॉल। अब इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए कि हम किसी मास के ऊपर बोल रहे हैं, जनरल किसी मास के ऊपर, तो देखो ना सिमेट्रिक सा फिगर है, यहाँ पे m, यहाँ पे m, तो किसी भी मास के ऊपर निकाल दो सेम ही आएगी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो किसी मास के ऊपर निकाल सकते हैं। मैं इस वाले मास के ऊपर निकाल के बताता हूँ, ठीक है जी, हम निकालते हैं इसको, ये आ गया ऐसे करके डायग्राम, इस तरह से बना दिया हमको, ये मास m, ये मास m, ये मास m, इस मास m। अब देखना ध्यान से, अब शॉर्टकट करेंगे थोड़ा सा, ये मास m है, इस वाले मास की वजह से इस वाले मास के ऊपर ये बना दिया हमने डायरेक्ट लाइन, इस साइड को फोर्स आएगी हमारे पास, ठीक है, इस वाले मास और इस वाले मास की वजह से इस साइड को फोर्स आएगी, इस वाले मास और इस वाले मास में इस साइड को फोर्स आएगी, इसकी वजह से इस पे कहाँ को आएगी, इस साइड को फोर्स आ रही है। अच्छा, स्क्वायर है हमारे पास, ये साइड भी यही होगी हमारे पास, ऑब्वियस है। तो इस मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स, मैंने अगर F लिख दूं तो इसी मास की वजह से इसके ऊपर कितनी आ जाएगी फोर्स, तो सेम यहाँ भी पीछे देखा था, तो F और F लिख दिया मैंने, ठीक है जी। बोलना अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये साइड A देख के रखिए अगर हमारे पास, ये साइड A है हमारे पास, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास, √2a आ जाती है। पाइथागोरस लगानी सबको आती होगी, a² + a², रूट कर देंगे, √2a आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ गया पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का। तो ये कितना आ गया हमारे पास, √2a आ गया हमारे पास, पाइथागोरस से √2a आ गया। तो मैंने इसको f' मान लो ये f' बोल दिया मैंने, एक आ गई f, एक आ गई f, ये f' आ गई, तीन फोर्सेज आ गई हमारे पास, ठीक है जी। बोल इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, ये बना दिया हम f इस साइड को और एक f इस साइड को, ठीक है। बोलना एक f' इधर को आ रही है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, एक f है, ये f है हमारे पास, ये वाली फोर्स f है और ये वाली फोर्स f है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सेम पिछले वाली की तरह, सेम रिजल्टेंट कैसे निकालना, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना, तो सेम पिछले वाले का f² + f² + 2f² × cos of 90, cos 90 0 हो जाएगा तुम्हारे पास, तो रिजल्टेंट कितना आता है, याद रख लेना सबने, इसका कितना आता है, √2 टाइम्स ऑफ f आता है, कितना आता है इसका रिजल्टेंट, √2 टाइम्स f आता है। एक f' वाली फोर्स भी है, एक f' वाली फोर्स भी है, तो इसको ऐसे करके बना देते हैं। ये देखो इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, एक फोर्स ये f बना दी, ये √2 × f बना दिया, और एक हम लोगों ने लिख दी, बोलना एक आ रही है हमारे पास f' आ रही है, f' आ रही है। वैल्यूज चेक करते हैं, आप देखना, f की वैल्यू सबसे पहले लिख दी मैंने, f की वैल्यू लिख रहा हूं gm² डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस, दैट इज a का स्क्वायर, f वैल्यू आ गई। f' चेक करिएगा, f' कितनी आती है हमारे पास, f' जो बोला हम लोगों ने, g इंटू मास तो वही है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना, √2 × a का होल स्क्वायर आता है हमारे पास, कितना जाता, √2 × a का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, इतनी आ गई f' हमारे पास, ठीक है जी। बोलना f' निकाल ली, ये √2f है, तो हम लोगों ने अब इतना पता होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर इधर को है, दूसरा वेक्टर भी इसी साइड को है, एक वेक्टर इस साइड को, दूसरा वेक्टर भी इसी साइड को है,
तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, अगर वेक्टर दोनों एक ही साइड को, एक वेक्टर यहाँ को है दूसरा भी यहाँ को है, तो अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दो। कितना कितना था, एक था हमारे पास √2f और एक था हमारे पास f डैश, इन दोनों को ऐड करते हैं। √2f कितना आ जाएगा, √2 इंटू एफ की वैल्यू हम लोगों ने निकाली जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वेयर प्लस ऑफ f डैश की वैल्यू दैट इज जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वेयर आ गया हमारे पास। कितना आ गया, √2a का होल स्क्वेयर आ गया। करो इसको सॉल्व, देखो जी एम स्क्वेयर कॉमन ले लो, जी एम स्क्वेयर कॉमन ले लिया, ए स्क्वेयर भी कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा यहाँ पे √2 प्लस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे 1/2 आ गया हमारे पास। देख लीजिए, चेक कर लेते एक बार, √2 टाइम्स ऑफ f, √2 इंटू एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हम लोगों ने, f डैश की वैल्यू ये रही हमारे पास जी एम स्क्वेयर बाई √2a का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे 2 इंटू ए स्क्वेयर आएगा, 2 इंटू ए स्क्वेयर आएगा। मैंने जी एम बाई ए स्क्वेयर, जी एम बाई ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, अंदर बचा √2 लिख दिया, यहाँ पे बचा 1/√2, तो उसका स्क्वेयर था तो 1/2 बचा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, दैट इज नेट फोर्स आ गई हमारे पास। ये कितनी आ गई हमारे पास, नेट फोर्स आ गई। तो क्या किया, ये दो वेक्टर्स थे, ये दो वेक्टर्स थे हमारे पास, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालिए, रिजल्टेंट सेम उसी डायरेक्शन में आएगा जिस साइड को f डैश होगा हमारे पास, रिजल्टेंट उसी साइड को आएगा जिस साइड को f डैश होता है हमारे पास। तो ये दोनों रिजल्टेंट ऐसे करके आगे इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट ऐड किए जा सकते हैं। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो उनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। वेक्टर डायरेक्शन सेम थी, डायरेक्ट ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा, एक और बात अगर किसी को ना पता हो कि f है, ये f है, तो इनका रिजल्टेंट जो आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर दो फोर्सेस बराबर हो, अगर दो फोर्सेस बराबर हो, उनका रिजल्टेंट एकदम बीच में आता है हमेशा। अगर दो फोर्सेस बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पे आता है, एकदम बीच में, मतलब ये एंगल 45 होगा और ये वाला एंगल 45 होगा। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास अब, तो ऐसे करके इसमें देख लेना सुपरपोजिशन में, ऐसे करके। तो हम किसी और वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इसको नोट कर लेना, जब मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं तो आप कर सकते हो फास्ट फॉरवर्ड। बाकी तो मैं ऐसे भी फास्ट ही पढ़ाता हूं, अगर किसी को और भी स्लो लगे तो फिर और फास्ट कर सकता अपनी स्पीड को, जो भी ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। मान लो, अब ग्रेविटेशन क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से नॉर्मल से हमारे पास। मान लीजिए दो मासेस हमारे पास, एक मास ये रखा m, दूसरा मास भी m ही है हमारे पास। एक को मैंने a नाम दे लिया, एक को मैंने b नाम दे दिया। दो मासेस हमारे पास, एक मास m है, दूसरा मास भी m देख रखा है, एक a पोजीशन पे, एक दूसरा b पोजीशन पे। इनके बीच में डिस्टेंस मैंने मान लो r मान लिया। ठीक है जी, बोलो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r मान लिया। हमने क्या किया, इनके डिस्टेंस को डबल किया, डिस्टेंस बिटवीन a and b are doubled, distance between a and b are doubled and masses are also doubled। मान लेते मास भी डबल कर दिया, and masses are also doubled, masses are also doubled। then new gravitational forces नई ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी। ठीक है जी, बोलना चेक करते हैं हमारे पास न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आ जाएगी। देखो पहले मान लेते हैं, अगर पहले ये आ गई इनिशियल वाली कंडीशन, पहले हम बात करते हैं इनिशियल वाली कंडीशन की। इनिशियल कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, देखो इनिशियल कंडीशन क्या आ जाएगी। सबसे पहले ये दो मासेस ऐसे करके r इनके बीच का डिस्टेंस है। इनिशियल कंडीशन में ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे इस डायरेक्शन को फोर्स लगाएगा। ये आ गई f हमारे पास, ये भी f हमने पढ़ रखा कल, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने। ये f है, ये वाली भी f है हमारे पास, ये वाली f है, ये वाली भी f है, तो सेम फोर्स आएगी हमारे पास ये f। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर आ गया। f इज इक्वल जी एम स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। अब क्या बोला, सेकंड कंडीशन इन्होंने बोली, या फिर फाइनल कंडीशन क्या देकर रखी क्वेश्चन में। फाइनल कंडीशन बोल रहे हैं कि रेडियस को, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया। ये हमारे पास यहाँ पे मास दूर दूर हो गए थोड़े से, डिस्टेंस को डबल कर दिया, यहाँ मास चले गए। अब इन्होंने बोला था मास को डबल कर दिया, यहाँ मैंने 2m लिख लिया और यहाँ पे मैंने
2m लिख दिया। ए वाली लोकेशन यहाँ पे होगी, बी वाली लोकेशन ये, मास 2m और डिस्टेंस इनके बीच का 2r लिख दिया हम लोगों ने। कितना डिस्टेंस आ गया इनके बीच का? 2r डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, बोलना 2r डिस्टेंस है। अब नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते, एफ डैश लिख दिया मैंने इसको। नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे ही आएगी, डायरेक्शन तो एफ डैश इस वाली साइड को और यहाँ से कहाँ आएगी एफ डैश इस वाली साइड को। एफ डैश की वैल्यू निकालनी, जी तो वैसे रहेगा, जी वैसे रहा, इनके बीच का मासेस डबल हो गए। अब मैंने 2m इंटू 2m करूंगा, 2m का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज 2r का स्क्वायर लिख दिया, 2r का स्क्वायर लिख दिया। कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? g इंटू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अरे ये तो वही आ गया बोलना, जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वेयर, ये तो वही सेम रिजल्ट आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू जी एम स्क्वेयर बाय आर का स्क्वेयर। मास डबल किए थे, रेडियस भी डबल किया था, तो हमारे पास रिजल्ट तो वही आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हमारे पास एम स्क्वेयर, यहाँ पे 4r स्क्वेयर आ रहा है, तो ये एफ डैश किसके बराबर आ गया? एफ डैश बोल सकते हो तुम लोग, एफ डैश इज इक्वल टू एफ के बराबर आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमारे से बोलेंगे नहीं ग्रेविटेशन फोर्स सेम एज प्रीवियस वन, सेम एज प्रीवियस वन, सेम ही एफ ही आ जाएगा रिजल्ट तुम्हारे पास। तो जो भी ऑप्शन बनेगा उस हिसाब से टिक कर सकते हो आप लोग। चलिए नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक और तरह के क्वेश्चन बनाते चलो। मान लो एक मास m है हमारे पास और ये दूसरा मास स्मॉल m एक और था, a वाला और ये b वाला मास था, इनके बीच में डिस्टेंस था स्मॉल r, इनके बीच में डिस्टेंस था स्मॉल r। दो क्वेश्चन तुम अपने एंड से कर सकते हो इसमें ही, पिछले वाले की तरह। एक क्वेश्चन कर लेना कि इसका r डिस्टेंस था, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तब ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्वेश्चन है एक, इसको होमवर्क से कर लेना अपने, कि अगर दो मासेस है हमारे पास, एक मास m है, एक मास m है, ये a है और ये b वाला है, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, सिर्फ क्या कर दिया जाए r को चेंज कर दिया जाए 2r में, तब नई ग्रेविटेशन फोर्स कितनी आएगी? एफ डैश निकाल लेना। एक और बना सकते हैं अपने एंड से ही कि मासेस को डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस वैसे रखा जाए, तब क्या आ जाएगी ग्रेविटेशन फोर्स। तो ऐसे वैरायटी करी जा सकती है कुछ भी। मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें डबल कर दिया दोनों हम लोगों ने। अब नई तरह क्वेश्चन करते हैं, एक मास m है, एक मास m, इनके बीच का डिस्टेंस r है हमारे पास, एक मास m इनके बीच का डिस्टेंस r। हमने क्या किया, a वाले पार्ट से, a वाले मास से कुछ परसेंट मास का निकाला और b वाले को दे दिया। अब इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास। क्या किया, a वाले मास से कुछ परसेंट निकाला और b वाले को दे दिया, तब बोला ग्रेविटेशन फोर्स कितनी हो जाएगी। ठीक है, मान लेता हूं मैं, इफ क्वेश्चन ही बना रहे हैं, इफ 25% ऑफ a is given to b, is given to mass b, is given to mass b, is given to mass number, मास b को दे दिया गया, 25% इधर से निकाला और b वाले को दे दिया गया। ठीक है जी, बोलना करते हैं क्वेश्चन। नई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी, फाइंड न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल के बतानी हमारे पास, न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी आएगी। ठीक है जी, करते हैं बोलना। सबसे पहले क्या किया, a वाले से 25% मास निकालना। देखिए मल्टीपल तरीके होते हैं इसको करने के, एक हम पहले जनरल करते हैं कि इसका मास m था, अब m का 24% निकाल लिया तुम लोगों ने, m से 24% निकाल लिया, m से 24% निकाल 25% निकाला, सॉरी 25% निकाला, m मास था मान लो, सबसे पहले इनिशियल में इसका m मास है, m का 25% कितना होगा पहले, 25% ऑफ m, 25% ऑफ m कितना हो जाएगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा, 25% ऑफ m हो जाएगा 25/100, 2500 हो गया हमारे पास, m/4 आ जाएगा हमारे पास, m/4 दैट इज m/4 बचा हमारे पास, इतना मास बच जाएगा उसके पास। 25% निकाल दिया हम लोगों ने, 25% निकाल दिया, तो 25% कितना हो गया, m/4 हो गया हमारे पास। ठीक है, 25% निकाल दिया हम लोगों ने, तो उसके बाद बचा कितना होगा हमारे पास, 75% बोल लो या फिर m माइनस ऑफ m/4, इतना मास बचेगा। कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये आ गया हमारे पास 3m/4। ये मास उसके पास, रिमेनिंग वाला मास ए के पास, रिमेनिंग मास ऑफ कैपिटल ए कितना आ गया, ये रिमेनिंग मास ऑफ कैपिटल ए, रिमेनिंग मास ऑफ कैपिटल ए कितना आ गया हमारे पास 3m/4। ये हमने वहां से निकाल दिया, और m/4 जो निकालना है वो b को दिया हम लोगों ने, तो b का मास कितना आ जाएगा, m प्लस ऑफ m/4
4 आ जाएगा हमारे पास। m प्लस एम बाई फोर कितना आ गया हमारे पास? 5m/4 आ गया हमारे पास। 5m/4 कितना आ गया? न्यू मास ऑफ बी, न्यू मास ऑफ बी आ गया। चलो ठीक है, हमने ए का नया मास भी निकाल लिया, बी का नया मास भी निकाल लिया। अब पुट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कितना आता है हमारे पास। अभी ए वाला मास हो गया हमारे पास, ए वाला मास हो गया हमारे पास 3m/4, ठीक है जी, बोलना 3m/4 हो गया। और दूसरे वाला मास आ गया हमारे पास 5m/4, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास नया वाला मास 5m/4। कितना आ गया हमारे पास? ये 5m/4। डिस्टेंस वैसे रखा है हम लोगों ने, आर डिस्टेंस वैसे रखा, ये ए वाला आ गया, ये बी वाला मास आ गया। ठीक है जी, बोलना 3m/4 और वो आ गया 5m/4, 3m/4 और 5m/4 आ गया। तो अब नई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके एफ डैश निकालते हैं। इनिशियल मान लेता हूँ, इनिशियल में मैंने मान लिया, इनिशियल में मैंने मान लिया ये इधर को एफ लग रही है और इस पे भी ये एफ लग रही है हमारे पास, ये एक एफ लग रही है और उस वाले पे भी एफ लग रही है। एफ भी निकाल देते पहले, कितनी आएगी, एफ की वैल्यू बता देते कितनी आ जाएगी हमारे पास। देखो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एफ की वैल्यू इस वाले की, एफ इज इक्वल टू वही सिंपल जी m1 m2 यानी कि m का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r का स्क्वायर। एफ डैश चेक करते हैं, एफ डैश चेक करते हैं अब कितनी आ जाएगी। एफ डैश आ जाएगी हमारे पास, एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू दिस मास इंटू दिस मास, ये करना पड़ेगा हमारे को 3m/4 इंटू 5m/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का, दैट इज आर का स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर लिख लिया। कितना आ जाए सॉल्व करके इसको, 5 से 15 जी एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर का स्क्वेयर, और ये 4 इंटू 4 16 हो गया, ये आ गया 15/16 यानी कि 15/16 इंटू जी एम स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। जी एम स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर क्या दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 15/16 इंटू एफ लिख लिया हम लोगों ने, ये भी आंसर बना सकते हैं हम लोग। तो ये इस तरह से करेंगे, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन एकदम, जी और नीट दोनों के लिए आ सकता है। तो कितना रिजल्ट आया हमारे पास, 15/16 टाइम्स हो गया, 15/16 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली फोर्स जो थी एफ, उसके 15/16 टाइम्स हो गए हमारे पास। तो ये एक और वेराइटी आ गई हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। तो 25% की जगह कुछ और वैल्यू हो सकती है, 50% कर दिया, 75% कर दिया, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से नई तरह का। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हमारे पास नया क्वेश्चन। और वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन के इसको कंसेप्ट भी रख सकते हो आप अपने इसमें, इसको कंसेप्ट की फॉर्म में रख लेना अपने नोट्स में अगर बना रहे हो तो। कैसा है क्वेश्चन कि मान लीजिए मेरे पास दो मासेस मान ली मैंने, एक मास m मान लिया और कुछ डिस्टेंस दूरी पे दूसरा मास m रख लिया हम लोगों ने, एक मास कैपिटल M और एक मास ये लोकेशन A आ गई, ये लोकेशन B आ गई, दो मास से रखे हुए हैं कैपिटल M और M, इनके बीच का डिस्टेंस R है। मेरे को बताना है सबसे पहले, बोला इन दोनों मासेस के बीच में कहीं पे नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, दो मासेस के बीच में नल पॉइंट कहाँ पे आएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम एक नया मास स्मॉल m या m0, टेस्ट मास बोल लेते हैं इसको, टेस्ट मास बोल लिया मैंने इसको, टेस्ट मास को नहीं, छोटा जैसे टेस्ट चार्ज होता था, टेस्ट मास हमारे पास छोटा सा मास, इसका यूनिट मास होगा, एकदम छोटा सा मास होगा। एक टेस्ट मास को कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, m0 should be placed m0 should be placed so that it is in equilibrium, it is in equilibrium। m0 को कहां प्लेस किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए, m0 को कहां प्लेस किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। सबसे पहले तो चेक करते हैं, देखो तीन रीजन होते हैं हमारे पास, तीन रीजन है हमारे पास इस सिस्टम में, हमारे पास तीन रीजन है, क्या कहाँ पे बोलना, एक रीजन है हमारे पास, एक रीजन है ये वाला, ये लेफ्ट वाला, इसके लेफ्ट वाला रीजन ये, एक हो गया मिडल वाला और एक हो गया राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक मिडल रीजन और एक राइट वाला रीजन हो गया। सबसे पहले लेफ्ट वाले रीजन में देखते हैं, मान लो मैंने m0 को यहाँ रख देता, पहले सपोज करें, पहले मैं बता रहा हूँ कि आएगा कहाँ पे, ये जो नल पॉइंट है या इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वो आएगा कहाँ पे। अच्छा ठीक है, बोले m मास ये है, अच्छा इसको पता होना चाहिए सबको कि इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर नहीं पता तो देख लो, इक्विलिब्रियम होता है जहां पे नेट फोर्सेस का सम जीरो होता है, नेट फोर्सेस का
सम क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। नेट फोर्स सम किसके बराबर होता है हमारे पास, जीरो के बराबर होता है। जहां पे नेट फोर्स सम जीरो होता है हमारे पास, वो इक्विलिब्रियम होता है हमारा, ठीक है ये बोलना। ये मास एम है, मैंने सपोज कर लिया सबसे पहले एम नॉट को लेफ्ट साइड रख दिया, एम नॉट को कहां पे रख दिया, लेफ्ट साइड में रखा, ठीक है जी बोलना। अब इस मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स कहां को आएगी, इस वाली साइड को आ गई, ये बढ़ा दी मैंने एफ, मैंने 1 लिख दिया F1, बस चेक कर रहे हैं अभी तक। इस मास की वजह से इस वाले मास के ऊपर कुछ डिस्टेंस पे रख दिया होगा हमने, बस चेक कर रहे हैं अभी तक। यहाँ पे F1 आएगी, इस वाले मास की वजह से यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन को आएगी, इसी डायरेक्शन को आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स F2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये लेफ्ट वाले रीजन में एक फोर्स की डायरेक्शन भी यहीं को आ रही है, दूसरी फोर्स की डायरेक्शन भी आई, तो ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ये तो हमेशा एडिटिव ही होगा कि दोनों की डायरेक्शन वेक्टर की सेम है, तो ये तो ऐड ही होंगे हमेशा, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही है तो हमेशा ऐड ही होंगे, ठीक है जी बोलना। तो लेफ्ट वाले रीजन में तो नहीं आ सकता पॉइंट, ठीक है बोलना। तो मिडल वाले रीजन में कहीं भी चेक कर लो, यहाँ पे मिडल में कहीं भी, मैंने मान लिया यहाँ जैसे पॉइंट रख दिया एम नॉट, यहाँ जैसे सपोज कर लिया, ठीक है जी, एम नॉट को यहाँ सपोज कर लिया, ये मास एम है, ये एम नॉट आ गया, ये एम आ गया मेरे पास। इस मास एम की वजह से एम नॉट के ऊपर ये रही फोर्स हमारे पास, इस डायरेक्शन को, इस मास एम की वजह से एम नॉट पे फोर्स इस वाली साइड को आ गई, ये लिख दिया हम लोगों ने। एफ कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिखनी होगी 1 लिख लिया, 2 लिखनी होगी 2 लिख लिया, यहाँ पे F1 मैंने ऐसे लिख दिया, एफ डैश आ रही है। इस वाले की वजह से इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ये वाली साइड को एफ डबल डैश आ गया, एफ डबल डैश आ गया। तो यहां पे रीजन हो सकता है, मिडल में हो सकता है, क्योंकि ये वाली फोर्स इस साइड को, ये वाली फोर्स इस साइड को, तो दो वेक्टर्स हैं, एक की डायरेक्शन इधर को है, एक की डायरेक्शन यहां को, तो ये कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो माइनस करते हैं, तो अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो तो एक दूसरे कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे जीरो आ सकता है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड रीजन में चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले रीजन में यहाँ पे रख दिया एम नॉट मास को, थर्ड वाले रीजन में एम नॉट मास को यहाँ रख दिया। इस वाले मास की वजह से, सबसे पहले इसकी वजह से देख ले, इस वाले मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव, ये बढ़ा दी डायरेक्शन तुमने कुछ, ये इधर बढ़ा दी डायरेक्शन, कुछ भी लिख देते हैं, एफ डॉट लिख दिया नाम। इस वाले मास की वजह से इसी डायरेक्शन को आएगी एफ फोर्स, ये आ गई एफ फोर्स, इसी डायरेक्शन को एफ फोर्स आ जाएगी हमारे पास, इधर को। अब यहाँ पे देखो, अब दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर यहाँ को, दूसरे वाला वेक्टर कहाँ को आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, दूसरे वाले वेक्टर कहाँ को आ रहा है, यहाँ पे, इस वेक्टर और इस वेक्टर, तो ये तो सम होगा, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स कभी जीरो नहीं आ सकती। सिर्फ एक ही रीजन होता है, मिडिल कहीं पे कोई रीजन होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो आएगी, मिडिल कहीं पे कोई रीजन आएगा जहां पे नेट फोर्स जीरो आएगी, ठीक है बोलना। कहां पे होगा वो रीजन, कहां पे होगा वो पॉइंट, उसको चेक करते हैं। मान लो ये मास एम है, ये एम मास बनाए, अब हमें ये पता लग गया कि बीच कहीं पे आएगी फोर्स, ये मास एम है और ये मास एम आ गया, ये लोकेशन आई और ये बी लोकेशन आई। मैंने मान लो इस वाले मास से यहाँ कहीं पे इस डिस्टेंस पे मान लिया कि जहाँ पे एम नॉट को रखा गया और ये इक्विलिब्रियम पे है, सपोज कर लिए कि इक्विलिब्रियम पे है। क्या किया सबसे पहले, सपोज कर लिया हम लोगों ने कि इस वाले मास के और इस वाले मास के बीच में कहीं पे एम नॉट पॉइंट को रख दिया, एम नॉट मास को रख दिया, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारे को पता है इनके बीच का, दैट इज आर। मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास एक्स है, ये मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास r माइनस ऑफ x आ गया। कितना डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, r माइनस ऑफ x आ गया, ये x आ गया, ये r माइनस x आ गया, बीच में डिस्टेंस r है हमारे पास, ठीक है बोलना। इस वाले मास के ऊपर अब फोर्स निकालते हैं, इस वाले मास की वजह से इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्टिव ये बना दी डायरेक्शन हम लोगों ने, इस साइड को डायरेक्शन आ गई, इस मास की वजह से यहाँ पे फोर्स इस वाली साइड को आ गई अट्रैक्टिव फोर्स, इसको नाम दे देते हैं F1, इसको नाम दे दिया F2, एक को नाम दे दिया F1, एक को नाम दे दिया F2। तो हमने बोला नल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स सम किसके बराबर, जीरो के बराबर आना चाहिए, नेट फोर्स सम किसके बराबर, जीरो के बराबर आना चाहिए। एफ नेट मैंने लिख दिया, मैंने मान लिया था कि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, तो एफ नेट वहां पे लिख दिया मैंने, जीरो के बराबर होना चाहिए, नेट फोर्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। एफ नेट जीरो होना चाहिए तुम लोगों के पास, एफ नेट जीरो होना चाहिए, ये F1 यहाँ को है, F2 यहाँ को है हमारे पास, तुम एफ नेट ऐसे लिख देते F1 माइनस ऑफ F2 इज इक्वल टू जीरो लिख दो, क्योंकि एक वेक्टर वहां को, एक वेक्टर डायरेक्शन यहाँ को, या तो फिर ऐसे लिखना है, इसकी बजाय डायरेक्ट कर दिया करो हमेशा कि नेट फोर्स की सम जीरो है, तो लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली की फोर्स के बराबर कर दो, सीधा डायरेक्ट क्या कर दो, F1 इज इक्वल टू F2 कर दो। क्या किया, लेफ्ट वाली फोर्स के बराबर कर दी, राइट वाली फोर्स के बराबर कर दी। वैसे क्लियर में अगर पूछा जाता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, तो ऊपर वाली फोर्स से नीचे वाली फोर्स के बराबर भी कह सकते हो तुम, लेफ्ट वाली राइट के बराबर, ऊपर वाली नीचे के बराबर होती है क्लियर में हमारे पास। तो ये F1 इज इक्वल टू F2, इसको ना लिखना हो तो डायरेक्ट इसी को लिखोगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F2। अब F1 फोर्स रखते हैं, F1 फोर्स की वैल्यू देखना, ये लिखा G, M मास है ए वाला, M लिख दिया, दूसरे वाला मास है M नॉट लिख देते हैं,
एम नॉट लिख लिया हम लोगों ने। जरूरी मास हमारे पास एम एम ही है। मान लो मैं अलग अलग ही कर देता हूँ, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, इसको m1, इसको m2 मान लेते हैं। थोड़ा सा और ऐसे टफ बना लिया हम लोगों ने। इसको मास m1 बोल दिया, डिस्टेंस आ गया x का स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। F इज इक्वल जी m1 m0 m1 इंटू m0 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू m2 मास मान लिया, इंटू वहां से वहां तक m0 दूसरा मास, और डिस्टेंस कितना आ रहा है r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर आ गया। कितना आ गया g m1 m0 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g m2 m0 बाई r माइनस x का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। सॉल्व करते हैं, देखिए g से g चला गया, ये x वालों को इकट्ठा कर दो, r माइनस x मैंने इकट्ठा कर दिया डिवाइड बाई x, इसका स्क्वायर लिया, पूरे का स्क्वायर लिख देते हैं, पूरे का स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू m2 m0 से m0 कैंसिल, m0 से m0 कैंसिल, m2 डिवाइडेड बाय m1 आ गया मेरे पास। कितना आ गया m2 डिवाइडेड बाय m1 आ गया, ठीक है जी। बोलना स्क्वायर का यहाँ ले जाओ रूट, और इसको डिवाइड कर देते हैं, ये मैंने लिख लिया r बाई एक्स माइनस ऑफ x अपॉन x कितना आ गया 1 आ गया, इसका रूट ले गए वहां पे, ये आ गया रूट m2 डिवाइडेड बाय m1 लिख लिया मैंने, रूट m2 बाय m1 लिख लिया, ठीक है। इस वन को वहां ले जाएंगे, थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, r बाई एक्स इज इक्वल टू, इसका अलग कर दिए रूट m2 डिवाइडेड बाय रूट m1 माइनस उधर जाके प्लस हो गया, प्लस ऑफ 1 कर दिया हम लोगों ने, r बाई एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया हमारे पास। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इधर r बाई एक्स है हमारे पास, तो इसका एलसीएम ले लो, ये आ गया तो हमारे पास r अपॉन एक्स इज इक्वल टू, r बाई एक्स इज इक्वल टू रूट m2 प्लस रूट m1, मैंने m1 पहले लिया, रूट m1 प्लस ऑफ रूट m2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास रूट m1 आ गया, क्या बच गया हमारे पास रूट m1 प्लस रूट m2 डिवाइडेड बाय रूट m1 आ गया। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मान लो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास उल्टा कर देते हैं, रूट m1 और r को मल्टीप्लाई, r डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस ऑफ रूट m2 वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी, ये चाहिए हमारे को जी, हाँ ये याद हो जानी चाहिए वैल्यू। अब देखो कभी भी दो मासेस रखे हुए हैं, कोई भी दो मासेस हमारे पास मान लो, कोई भी दो मासेस हमारे पास मान लो, तो नल पॉइंट हमारे को ये तो पता चल गया कि बीच में आएगा जी, बीच में आएगा नल पॉइंट, कहीं पे बीच में आएगा नल पॉइंट, नल पॉइंट बीच में आया तो हमेशा एक्स डिस्टेंस जो निकाला मैंने ये निकाला। अच्छा इंपॉर्टेंट बात है देखना अब यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है क्या क्या यहाँ पे, ये जो एक्स डिस्टेंस आया रूट m1 इंटू आर अपॉन रूट m1 प्लस m2, ये डिस्टेंस हमेशा स्मॉलेस्ट मास से आता है। ये कहां से आता है, स्मॉलेस्ट वाले मास से आता है, स्मॉलेस्ट जो स्मॉलर मास होता है, स्मॉलर वाला मास होगा उससे डिस्टेंस होता है, स्मॉलर वाला मास उससे डिस्टेंस होता है। यानी कि हम बोलेंगे हमेशा कि ये जो मैंने मानना होगा सिस्टम, ये जो रिजल्ट निकाला उसके हिसाब से m2 इज ग्रेटर देन m1 है मेरे पास, क्या है m2 इज ग्रेटर देन m1। ये जो डिस्टेंस आता है हमेशा ये स्मॉलर वाले मास से आता है, ये स्मॉलर वाले मास से आया डिस्टेंस, ये मैंने मान लिया था, मैंने मान लिया कि m2 बड़ा है और m1 छोटा है, तो हमारे पास डिस्टेंस जो x निकाला मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया रूट m1 r अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2। तो ध्यान में रखिएगा ये डिस्टेंस हमेशा कौन सा होता है, स्मॉलर वाले मास से डिस्टेंस लिया है, ये स्मॉल। अगर याद कर रहे हैं तो फिर चीजें पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तो इसमें पता होना चाहिए कि m1 छोटा था हमारे पास, रूट m1 r अपॉन रूट m1 इंटू रूट m1 प्लस रूट m2। अब इसमें एक और केस वेराइटी आती है हमारे पास, नीट में क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके, कि जैसे अगर ये मास m है, ये इसका कितना टाइम देख रखा हो, तो भी एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम लोग। ये सेम इलेक्ट्रोस्टैट में भी आएंगे हमारे पास, बस मास की टर्म में चार्ज की टर्म में आ जाएगा तो हमारे पास तब। अब देखना इसमें इसके आगे करते हैं कंटिन्यू, यहाँ तो आएगा नहीं, फिर इसको नोट कर लीजिएगा सारे। अब देखो, अब मान लिया इफ केस बना रहे हैं स्पेशल केसेस का, इफ m1 m2 है हमारे पास, मैंने बोला m2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m1 लिख दिया हम लोगों ने, क्या लिख दिया m2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m1। अब देखते हैं कितना आता है हमारे पास, m2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m1 आ गया, m2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n m1 लिख दिया हम लोगों ने। तो x की वैल्यू चेक करते हैं कितनी आती, तब x की वैल्यू कितनी आती, रूट m1 ऐसे रहने देते हैं, रूट m1 इंटू आर डिवाइडेड बाय रूट m1 ऐसे ही है प्लस ऑफ रूट m2 की जगह पे n इंटू m1 लिख दिया, n इंटू
m1 लिख दिया, रूट m1 कॉमन लेके नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या r अपॉन 1 प्लस ऑफ रूट n बच गया तुम्हारे पास, 1 प्लस ऑफ रूट n बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, r डिवाइडेड बाय रूट n प्लस ऑफ 1। ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। ऐसा ऐसा सेम रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाएंगे हम लोग कि दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में नल, उनके कहीं सराउंडिंग में बीच में नल पॉइंट निकालना, तो ये सेम रिजल्ट आएगा वहां पे भी हमारे पास r अपॉन रूट n प्लस 1 वेयर n इज इक्वल टू, तुम याद रख सकते हैं n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की वैल्यू देखो, रेशियो भी बोल सकते हैं m2 डिवाइडेड बाय m1, ये n आता है। m2 कौन सा, लार्जर वाला मास लिया बोलना हम लोगों ने, ये वाला मास स्मॉलर वाला मास लिया हम लोगों ने बोलना, ये वाला मास स्मॉलर वाला मास लिया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, r डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, r डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1 आ गई हमारे पास। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में भी काम आएगा। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम मिलते मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, मतलब जो डेरिवेशन आती है दोनों जगह काम आ जाती है हमारे पास। तो ये x इज इक्वल टू r अपॉन रूट n प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो ये इतना इतना रिजल्ट की है। बाकी के टॉपिक अब अगले लेक्चर में देखेंगे, तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, फिर पूरे डिटेल में कर लिया करेंगे चीज़ों को। जिसको जो चीज़ें आती हैं वो फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो, जिसको नहीं आती वो ढंग से सीख लेना। और जो जिसको पता है, जिसको लगता है कि कोई टॉपिक और पढ़ाना, जब पहले कोई और अलग टॉपिक पढ़ाना, तो उस हिसाब से बता देना। अभी हम पढ़ाएंगे सारे टॉपिक, और अभी ग्रेविटेशन के आगे चलेंगे हम लोग, +1 वाला पार्ट कर लेंगे पहले, फिर देखेंगे हमारे पास जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, या एक साइड से कोई और दूसरा टीचर आके कंटिन्यू कर देगा स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स भी हमारे पास, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लेक्चर है, आगे देखें कंटिन्यू करेंगे हम लोग सारा अगला लेक्चर्स। चलिए, थैंक यू जी।